आज हम वरंतरा रिजॉर्ट, जहां पे अंकिता भंडारी काम करने के लिए निकली थी घर से, आंखों में माँ बाप को वो सुख देने वाले सपने लेकर निकली थी कि यहाँ करो। वीआईपी था कौन? अगर अंकिता की चैट के स्क्रीनशॉट जब आप पढ़ते हैं तो अपने मित्र के साथ जब उन्होंने चैट करी है तो उसमें क्लियरली उन्होंने ये बात लिखी है कि वीआईपी को सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा है। दूसरा, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि मंडे को वीआईपी आ रहा है, तो अगर वो एक कमरा है तो वो मूव कैसे कर सकता है, वो जा कहाँ सकता है और वो आ कहाँ सकता है? नहीं है, वीआईपी एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति बहुत बड़ा है। अब उस वक्त के जो डीजीपी थे अशोक कुमार जी के पास, तो अशोक कुमार जी कहते हैं कि कमरा जो है वो एक वीआईपी है। वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं, वो कमरा है। ये एक आईपीएस ऑफिसर जो डीजीपी रैंक का ऑफिसर है, वो ये बात कह रहा है कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं, वो एक कमरा है। इस बिल्डिंग को बुलडोज कर दिया गया था बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के द्वारा। तो भूत मिटाना एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर ये बिल्डिंग बुलडोज रेणु बिष्ट जो एक बीजेपी की विधायक है उन्होंने ना की होती, संजय भाई ने की होती, मैंने की होती या कुसुम दीदी ने की होती तो हम इस वक्त यहाँ खड़े ना होते। ये जो 3 दोषी थे, इनके साथ साथ दोषी मेरे ख्याल से एक वीआईपी जिसके साथ अभी न्याय नहीं हुआ है, जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, और रेणु बिष्ट, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम इसलिए कह रहे हैं कि न्याय अधूरा है क्योंकि अभी कुछ लोग सलाखों के बाहर हैं। बाहर के लोगों के रिजॉर्ट आज भी बन रहे हैं और अंकिता भंडारी की माँ जो पीड़ित थी, तब वो बेचारी इतना रो रही थी, और जिसने मर्डर किया या जिन्होंने उस बच्ची के साथ गलत किया, वो जैसे बाहर निकला, वो जब उसके बाद अदालत की कार्रवाई के बाद, तो ऐसा निकला जैसे एक फिल्मी स्टार होता है, हीरो वाला काम किया हो। मतलब जैसे उसने लड़ाई लड़ी हो कोई सीमा पे, या मतलब बड़ा दुख हुआ उसको देख के, और वो हंस रहा था, वो चिढ़ा रहा था हम लोगों को या फिर न्याय व्यवस्था को बिल्कुल वो चिढ़ा। रेणु बिष्ट की हम लोग बात कर रहे थे। रेणु बिष्ट को लेकर के लगातार लोग मुखर हैं कि भाई रेणु बिष्ट के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों। आज भी वो वीडियो क्लिप अवेलेबल है, यहीं आसपास रेणु बिष्ट ने वो बात मीडिया से कही थी कि ये सारा जो उन्होंने बुलडोज करवाया है, जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई है। ये ना पटवारी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप बताइए कि वीआईपी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। बिल्डिंग तोड़वाने वाले पर ये तमाम लोग बचे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, और भी कुछ नजरों के सामने नहीं होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ गेम अपना कुछ ना कुछ खेला होगा इसके पीछे। क्या कहना है, क्या आरोपियों को, जो अपराधी है, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए या फिर उम्र कैद ही सही है? अपनी राय जरूर दें। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड ने जहां पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था, वहीं इस पर अब न्यायालय का फैसला आया और तीनों ही जो आरोपी है उनको सजा दे दी गई है उम्र कैद की। लेकिन आज भी कई सवाल लोगों के जहन में है, और इसी बात को लेकर आज हम वरंतरा रिजॉर्ट, जहां पे अंकिता भंडारी काम करने के लिए निकली थी घर से, आंखों में माँ बाप को वो सुख देने वाले सपने लेकर निकली थी कि यहाँ से कुछ कमा कर अपने भाई को, अपने बूढ़े माता पिता को कुछ वो दे पाए, उनकी मदद कर पाए। लेकिन दरिंदों ने उसके साथ ही उसकी जान भी ले ली। फिलहाल बात करेंगे कि जो न्यायालय का जो फैसला आया है उस पर तमाम लोग अभी भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये आधा अधूरा है। हालांकि हम न्यायालय के उस जो आदेश हैं, जो उनका फैसला है, उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि आधा अधूरा न्याय हुआ। पहली बात ये कह रहे हैं कि भाई जो वीआईपी से जहां शुरुआत हुई थी, जो केस जहां से शुरुआत हुई, जहां से हत्याकांड की एक कड़ी जोड़ी गई, वो वीआईपी था। हालांकि बाद में ये कहा गया कि भैया वो वीआईपी एक कमरा है। सवाल दूसरा ये उठता है कि क्या इसके भीतर ऐसे तमाम कमरे हैं जो वीआईपी नाम से, या वेरी वीवीआईपी नाम से, या नॉर्मल नाम से? ऐसे कितने कमरे ऐसे हो सकते हैं, या फिर ये केवल एक बहकाने वाली बात है? तो हमें समझना पड़ेगा कि वीआईपी जो है वो एक कमरे का नाम नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप अगर अंकिता की चैट के स्क्रीनशॉट जब आप पढ़ते हैं तो अपने मित्र के साथ जब उन्होंने चैट करी है तो उसमें क्लियरली उन्होंने ये बात लिखी है कि वीआईपी को सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा है। नंबर 1, किसी कमरे को सर्विस देने का दबाव नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि मंडे को वीआईपी आ रहा है, तो अगर वो एक कमरा है तो वो मूव कैसे कर सकता है, वो जा कहाँ सकता है और वो आ कहाँ सकता है? तो वीआईपी एक कमरा नहीं है, वीआईपी एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति बहुत बड़ा है। अब सोचिए, वो व्यक्ति इतना बड़ा है कि उसको छुपाने के लिए, उसका नाम, उसकी पहचान छुपाने के लिए आपका सत्ता पक्ष, आपका शासन, आपका प्रशासन, सब लोग एकजुट हो चुके हैं। मैं जब कुसुम दीदी, संजय भाई, हम सैकड़ों लोग इस आंदोलन में पहले दिन से जब जुड़े थे, तो हमारा युवा न्याय संघर्ष समिति का आयोजन हुआ था इस लड़ाई के लिए, और उसमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिला था और मुख्यमंत्री से मिलने हम 3 लोग गए थे। वहाँ पर मैंने सारे सवाल रखे थे
और उस वक्त मुख्यमंत्री ने लगभग सारे सवालों का जवाब भी दिया था, लेकिन मुझे शक तब हुआ जब मैंने उनसे वीआईपी के बारे में पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। ना उन्होंने ये कहा कि वीआईपी कमरे का नाम है, ना उन्होंने ये कहा कि हम वीआईपी के बारे में ढूंढ रहे हैं, उनके नाम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंप्लीटली वो साइलेंट जोन में चले गए थे। और यही टीम जब जाती है उस वक्त के जो डीजीपी थे अशोक कुमार जी के पास, तो अशोक कुमार जी कहते हैं कि कमरा जो है वो एक वीआईपी है, वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं, वो कमरा है। ये बात सबसे पहले जब हमारे कानों में पड़ी तो ये अशोक कुमार जी के मुंह से हमने ये सुना, और समझ भी नहीं आ रहा था कि इस पे हंसें कि अपना सर पीटें कि ये एक आईपीएस ऑफिसर जो डीजीपी रैंक का ऑफिसर है वो ये बात कह रहा है कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं, वो एक कमरा है। उसके बाद फिर एसआईटी की जो चीफ थी आईपीएस ऑफिसर रेणुका जी, उन्होंने भी ये कहा। ऋषिकेश के विधायक जो थे प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी ये बोला। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक सिस्टम था जो कि एक बहुत बड़े आदमी को छुपाने का प्रयास कर रहा था। और मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये वीआईपी नहीं है, ये वीवीआईपी है। ये इतना इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति है जिसको छुपाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य से लेकर पुलिस से लेकर सत्ता से लेकर पूरा का पूरा सिस्टम तंत्र जुड़ चुका है इसका नाम छुपाने के लिए। और इसमें न्यायालय की कोई गलती नहीं है। न्यायालय से भी सवाल पूछा गया था कि वीआईपी कौन है, लेकिन बात यह है कि न्यायालय जो फैसला लेती है वो चार्जशीट के आधार पर और सबूतों के आधार पर लेती है। चार्जशीट कौन फायर करता है? आपकी पुलिस। सबूत कौन जुटाता है? आपकी पुलिस। और अगर आप देखो तो सबूत जुटाने की प्रक्रिया जब से शुरू होनी थी उससे पहले इस बिल्डिंग को बुलडोज कर दिया गया था बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के द्वारा। तो क्या कारण रहा होगा तोड़ने का इसमें? सबूत मिटाना एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर ये बिल्डिंग बुलडोज रेणु बिष्ट जो एक बीजेपी की विधायक है उन्होंने ना की होती, संजय भाई ने की होती, मैंने की होती या कुसुम दीदी ने की होती तो हम इस वक्त यहाँ खड़े ना होते। ये एक जघन्य अपराध है जहाँ पर मर्डर हो चुका है, जहाँ पर बलात्कार के आशंका जताई जा रही है, वहां पर कोई व्यक्ति आके बिना किसी परमिशन के और सबूतों को मिटा दे और पूरी बिल्डिंग को बुलडोज करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है अपने आप में एक जघन्य अपराध है। और मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज को लेकर कि ये जो 3 दोषी थे, इनके साथ साथ दोषी मेरे ख्याल से एक वीआईपी जिसके साथ अभी न्याय नहीं हुआ है, जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, और रेणु बिष्ट, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसी वजह से पूरा का पूरा, अगर आप समाज की बात करें, आप सोशल मीडिया की बात करें, हम इसलिए कह रहे हैं कि न्याय अधूरा है क्योंकि अभी कुछ लोग सलाखों के बाहर हैं। दुख हो रहा है यहाँ पे आके, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंकिता एक देवी के रूप में यहाँ उसकी आत्मा भटक भी रही होगी, और बेचारे हमारे लिए तो देवी है वो। बड़ा दुख होता है, एक भावात्मक मुद्दा है पूरे पहाड़ का, पूरे उत्तराखंड का। उन्होंने सबूत जुटाए होंगे और उससे हम कुछ पैरवी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम न्यायालय के निर्णय को गलत नहीं बताते, लेकिन जो पुलिस प्रशासन का रवैया शुरू से रहा वो सही नहीं रहा। क्यों ऐसा हुआ? एक गरीब परिवार की बेटी जो इस छोटी सी नौकरी के लिए यहाँ आई थी, और यहाँ पे अभी हम लोग घूम रहे थे, हिमांशु भैया, संजय भैया, तो यहाँ पे तमाम बाहर के लोगों के रिजॉर्ट आज भी बन रहे हैं, और हम लोग मूल निवास का मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है गुजरात के लोगों के या बड़े बड़े भाजपा हरियाणा के लोगों के यहाँ पे रिजॉर्ट हैं, और इन्होंने यहाँ अंदर ही अंदर इतना काम किया कि उत्तराखंड के लोगों को शायद पता भी नहीं कि ये थी अंकिता भंडारी की माँ जो पीड़ित थी। जो किस बात का होता, वो बेचारी इतना रो रही थी, और जिसने मर्डर किया या जिन्होंने उस बच्ची के साथ गलत किया वो जैसे बाहर निकला, वो जब उसके बाद अदालत की कार्रवाई के बाद, तो ऐसा निकला जैसे एक फिल्मी स्टार होता है, हीरो वाला काम किया हो। मतलब जैसे उसने लड़ाई लड़ी हो कोई सीमा पे, या मतलब बड़ा दुख हुआ उसको देख के, और वो हंस रहा था, वो चिढ़ा रहा था हम लोगों को या फिर न्याय व्यवस्था को। बिल्कुल। वो संजय भाई, क्या लगता है कि जो लोग अभी जैसे कहा जा रहा है आधा अधूरा न्याय है, अंकिता की माँ ने भी कहा है कि भैया जब तक फांसी नहीं हो जाती तो उनकी बेटी को जो है न्याय नहीं मिलेगा और उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि भैया हमने उसके भाई को और पिताजी को जो है सरकारी नौकरी दे दी है। क्या कहेंगे इस पर? न्यायिक प्रक्रिया में जहाँ तक हमारी समझ कहती है और हम समझते हैं कि न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आया है वाकई बहुत बढ़िया निर्णय है, बहुत जानदार निर्णय है। न्यायालय ने पूरी जिसे बोलते हैं ना, अपने पूरी एक जो उनकी एक फाइन अंडरस्टैंडिंग है जो जज इसमें रही हैं, उन्होंने उसके साथ एक अपना ये निर्णय सुनाया है, उस पर कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। चूंकि हमें वो न्याय अधूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो घटनाक्रम हैं उन घटनाक्रमों को उनमें ऐड नहीं किया गया। बहुत सारे घटनाक्रमों में जब साक्ष्य जुटाए गए, जिन साक्ष्यों के आधार पे ये निर्णय होना था कि उनको फांसी की सजा तक पहुंचाया जा सकता था, उन साक्ष्यों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। बॉडी रिकवर होती है, जो बैराज है, जलाशय है, उससे जब बॉडी रिकवर होती है तो
पोस्टमार्टम के दौरान एम्स जैसे बड़े संस्थान में पोस्टमार्टम होता है, 4 पुरुष डॉक्टर उसमें पोस्टमार्टम में होते हैं, जबकि हर बार जो है हालांकि कानूनन ये कोई बात नहीं है कि महिला डॉक्टर का होना जरूरी है, लेकिन जितने भी हमारे यहाँ महिला संगठन है जो लगातार महिलाओं के हक की बात करते हैं, वो इस तरह के सुझाव सरकार को देते रहे हैं और कोर्ट भी इस चीज को मानता है कि अगर पॉसिबिलिटी है, अगर वहाँ पे संभावना है कि मतलब वहाँ पे महिला डॉक्टर उपलब्ध कराई जा सकती है, तो महिला डॉक्टर को कराया जाना चाहिए। अब एम्स जैसे बड़े संस्थान में भी अगर पोस्टमार्टम हो रहा है और वहाँ पे भी महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो पहली बात ये होती है कि एक शक इसमें गहराता कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। कि पोस्टमार्टम की प्रोविजनल रिपोर्ट तो बाहर आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो प्रोविजनल रिपोर्ट बाहर आई है, उस प्रोविजनल रिपोर्ट में कहीं भी उसमें 2-3 बातें कही गई हैं कि भैया पानी में दम घुटने से इसकी मौत हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज ये हुआ है कि कुछ ब्लंट जो हथियार है उससे हिट किया गया है, जिसमें चोट के निशान दिख रहे हैं। तीसरी चीज, जब बॉडी आई थी तो उसमें कुछ खुले हुए घाव भी थे, ठीक है, क्योंकि वो घाव हमने हमारी जो मातृशक्ति है उन्होंने देखा है बॉडी पे। मेरा सवाल अभी भी यहाँ जाकर के अटकता है, जो मेरे दिमाग को कचोटता रहता है बार बार, कि अगर खुली ओपन वुंडेड बॉडी थी तो इतने बड़े जलाशय के अंदर मछलियों ने 3 दिन तक छोड़ कैसे दी? पहली चीज। रेनोविस्ट की हम लोग बात कर रहे थे, रेनोविस्ट को लेकर के लगातार लोग मुखर हैं कि भाई रेनोविस्ट के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों। आज भी वो वीडियो क्लिप अवेलेबल है, यहीं आसपास रेनोविस्ट ने वो बात मीडिया से कही थी कि ये सारा जो उन्होंने बुलडोज करवाया है, जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई है और वो उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने उस पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी है कि नहीं भैया मैंने नहीं कहा था, ये झूठ बोल रही है, ठीक है। और इसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जानी चाहिए थी। यानी अभी भी बहुत से लोग बचे हुए हैं जो इस बहुत घटनाक्रम से जुड़े हैं और जिनका बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। बहुत लोग बचे हुए हैं। आप कहिए ना पटवारी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप बताइए कि वीआईपी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। 7-8 बार में लगभग 150 पन्नों की वो जो डिसीजन का जो बिल्डिंग तोड़वाने वाले पर ये तमाम लोग बचे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बचे हुए हैं। और भी कुछ नजरों के सामने नहीं होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ गेम अपना कुछ ना कुछ खेला होगा इसके पीछे। पूरा खेला गया। देखिए आप लोग आकर के करें कि वीआईपी जो है एक कमरा है, वीआईपी एक कमरा है, एक सेंटेंस को इतने सारे लोग इतनी श्योरिटी के साथ अगर कह रहे हैं, तो इसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवाई गई? ये पहले से क्यों ऐसा तय नहीं था कि माना जैसे कोई होटल है, रिजॉर्ट है, तो वहाँ पे अगर अलग अलग कमरों के नाम रखे गए हैं तो प्रचार प्रसार के लिए उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है, तो इनके पास होगा। अगर हुआ होता तो ये दिखाते कि हम स्टोरी नहीं किया गया ना। आप वीडियो देखा होगा जिस पर वो जो आरोपी है हाथ हिलाते हुए, आप आरोपी नहीं कहेंगे अपराधी कहेंगे, वो हाथ हिलाते हुए इस तरीके से आता है जैसे देश के लिए कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ कार्य किया हो और अभिवादन जिस तरीके से किया जाता है। फिलहाल ये पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही वो वनंतरा रिजॉर्ट है, जहाँ पे पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी कुछ सपने लेकर मैदान की ओर आती है और उन सपनों को बुनने के लिए यहाँ पे दिन रात मेहनत करने के लिए पहुँचती है। लेकिन कुछ दरिंदे उस पर बुरी नज़र रखते हैं और वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाते हैं, जिसका लड़की विरोध करती है और विरोध करने पर उसकी जान ले ली जाती है। फिलहाल ये वही रिजॉर्ट है, वनंतरा रिजॉर्ट। अब देखना ही होगा। हालांकि अब अंकिता के माता पिता का कहना है और जो तमाम जो सामाजिक लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब इसको लेकर हाईकोर्ट जाया जाएगा और हाईकोर्ट पर मांग की जाएगी कि जो अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? क्या आरोपियों को, जो अपराधी हैं, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए या फिर उम्र कैद ही सही है? अपनी राय जरूर दें।